जैसा हमने कहा है पहले से कि नोट के बदले वोट एक लोकतंत्र पर धब्बा था। अल्पमत की सरकार ने अपने अल्पमत को बहुमत में खरीद फरोख्त करके पूरा किया और ये कांग्रेस की पहली हरकत नहीं है। इसी तरह से 2 बार अपनी सरकार बचाई है उन्होंने पहले भी। तो नोट देकर वोट खरीदना ये कांग्रेस का धंधा है और उसी का पर्दाफाश हमारे 3 सांसदों ने जो विसल ब्लोइंग का काम किया, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, उससे हुआ है। लेकिन मुझे और अभी तफ्तीश जारी है और हमारा विश्वास है कि अगर सही जांच होगी तो 15 दिन में, अगर सही जांच होगी तो 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा। भ्रष्टाचार करने वाले और कांग्रेस के किन नेताओं के आदेश से अमर सिंह का ये सारा ऑपरेशन हुआ, ये सारा बात लोगों के सामने आ जाएगी और इसलिए जांच में हम तो पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि पुलिस भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार उजागर करने वाले, इन दोनों को एक नजर से ना देखे। One should not confuse and should not equate whistle-blowing operation with corruption. Corruption is a sin which the whistleblowers are, by taking risk, are exposing. और इसलिए व्हिसल ब्लोअर की भूमिका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जो भी उससे संबंधित थे वो उसी से है और इसलिए इसमें फर्क करना चाहिए और दोनों को एक, वन शुड नॉट इक्वेट व्हिसल ब्लोइंग ऑपरेशन विद दैट ऑफ करप्शन। और ये जितना ही मैंने कहा 15 दिन में ये सही जांच अगर होगी तो पूरा पर्दाफाश होगा और फिर विकीलीक्स वगैरह की बात नहीं करनी पड़ेगी। ये देश का ही सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए धन का उपयोग किया, भ्रष्टाचार का सहारा लिया, ये सब सामने आएगा। दूसरी एक टिप्पणी है कि जैसे अमेरिका में फाई इनको आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान और कश्मीर के विरोध में और पाकिस्तान की भूमिका को मजबूत करने के लिए आईएसआई से पैसे लेने के दोषी पाया गया है और वो उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये हमें तो इसमें आश्चर्य नहीं लगा, हमें कोई ऐसा नहीं शौक हुआ कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये शख्स की पहचान ही है भारत विरोधी, पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी जो है वो अलगाववादियों की भूमिका को उजागर करके उनकी भूमिका को सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास यह शख्स अमेरिका में करता था। मुझे ताज्जुब इतना ही होता है कि देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके लिए देश को आदर है, कुलदीप नैयर जी, दिलीप पाडगांवकर जी, राजेंद्र सच्चर जी, कितने बड़े बड़े नाम हैं, उनको कैसे पता नहीं था? सबको मालूम था अमेरिका में कि ये शख्स भूमिका क्या करते हैं और जो पिछले साल 2 साल पत्थर फेंको आंदोलन हुआ था इसके ये एक प्रणेता है। जैसे 26/11 के हैंडलर पाकिस्तान में थे, वैसे पत्थर फेंको के हैंडलर की एक भूमिका ये शख्स भी कर रहे थे। अब ये सारे दुनिया को मालूम था, लेकिन इतने बड़े पत्रकारों को कैसे मालूम नहीं था? अच्छा, किसी के मंच पर जाकर अपनी भूमिका बताना एक अलग चीज होती है। समझो कोई किसी के मंच पर जाए और अपनी भूमिका को रखे तो शायद कोई समझ सकता है, लेकिन अगर उनकी हॉस्पिटैलिटी ले तो ये तो आईएसआई की हॉस्पिटैलिटी हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इसलिए देश की जनता इन बड़े दिग्गजों से, जिनके लिए हमारे मन में पूरा आदर सम्मान है, उनसे देश की जनता जानना चाहती है
कि जो सबको मालूम था वो उनको कैसे मालूम नहीं था, जो सबको दिखता था वो उनको क्यों नहीं दिख रहा था। और बस ऐसे ही सारे लोग, और उसमें बहुत सारे नाम मैं आज नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसमें बहुत लोग हैं कि जिनकी विशेषता केवल राष्ट्रवादी विचारों के विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, यही उनका ट्रेडमार्क है। ऐसे भी बहुत लोग हैं दूसरे, वो भी उस लिस्ट में हैं। मुझे लगता है देश जानना चाहेगा कि ये सबको जो पता था वो उनको कैसे पता नहीं था, और मुझे उम्मीद है कि वो खुलासा निश्चित करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था। पत्रकार है, तीसरा आंख होता है उसको, सबको बताते हैं, वो सलाह देते हैं, उनको कैसे नहीं मालूम होगा। तो इसलिए वो सही खुलासा भी करेंगे। तेलंगाना आंदोलन के लिए एक और बलि हुआ है, और देश के राजधानी दिल्ली में बलि हुआ है। याद रेड्डी करके 28 साल का नौजवान है, और जयपाल रेड्डी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है। कृषि भवन के कंपाउंड में उन्होंने खुद को फांसी लगा ली, और 10 पेज की सुसाइड नोट भी भेजी है, लिखी है साथ में, छोड़िए कि तेलंगाना के साथ जिस तरह से विश्वासघात कांग्रेस सरकार लगातार कर रही है, उससे क्रुद्ध होकर, उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये अतिवादी पहल की है। और उसमें लिखा है कि ये मेरी, आज तक बहुत सैकड़ों लोगों ने फांसी लगा ली है या आत्मदाह किया है, ये मेरी आखिरी हो, ऐसी उन्होंने आशा भी जताई है। और आपको याद होगा, हम तो हमारी संवेदना प्रकट करते हैं कि तेलंगाना के लिए एक और बलि हुआ है। और सुषमा जी अभी तेलंगाना में गई थी, यही इसी इलाके में, और करीमनगर में उनकी रैलियां हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ और पूरा एनडीए तेलंगाना के मांग के लिए पूरा जोर आग्रह करेगा और सफल रहेंगे। इसलिए युवाओं को उन्होंने अपील की थी कि ये मत करो, आत्मदाह मत करो, आत्महत्या मत करो। लेकिन यह आत्महत्या एक कहानी है कि सरकार किस तरह से चल रही है, और सरकार कितनी एक तरह से असंवेदनशील है और अपने बयानों पर वापस जा रही है। अब प्रणब मुखर्जी ने कह दिया पिछले सप्ताह में कि 9 दिसंबर को चिदंबरम जी ने जो बयान दिया कि प्रोसेस ऑफ तेलंगाना हैज बिगन, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना हैज बिगन, दैट वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय मिस्टर चिदंबरम एज होम मिनिस्टर ऑन 9 December 2009. Now Pranab Mukherjee says that this was a hasty announcement. It can't be implemented. You are backtracking. अब गुलाम नबी आजाद वहां के उनके इंचार्ज है, वो कह रहे हैं कि कंसेंसस के बिना 1 इंच भी तेलंगाना की ओर नहीं बढ़ेंगे। और तो और प्रणब मुखर्जी ने यह भी एक नया विवाद पैदा किया है कि मेट्रोपोलिस, यानी हैदराबाद की वो जिक्र कर रहे हैं कि हैदराबाद जैसे जो शहर है जहां सभी विभागों से लोग रहते हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है, यानी इसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपने आश्वासन पर वापस जा रही है, कांग्रेस एक नया भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस नए विवाद खड़ी कर रही है, और पूरा तेलंगाना सेंटीमेंट का और तेलंगाना के लोगों का विश्वासघात किया है। हम इनकी भर्त्सना करते हैं, और आने वाले सेशन में भी और बाहर भी इसका आंदोलन और तेज होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन करेगी। एक केवल कहना चाहूँगा इसमें कि आज ये याद रेड्डी जिसने सुसाइड किया,
उसकी बॉडी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से लेडी आयरनविन हॉस्पिटल में लिया गया। वहाँ वो सारी प्रक्रिया पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उसके बाद पहले तो मना किया था यहाँ के रेसिडेंट जो कमिश्नर है आंध्र के, तो उन्होंने पत्र लिख के बाकायदा ये तय किया था कि इनकी बॉडी को यहाँ लाने नहीं दिया जाएगा एपी भवन में, आंध्र भवन में। लेकिन बाद में वहाँ सब लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने मुंह से कहा कि हाँ लाने के लिए इजाज़त है। लेकिन जब प्रत्यक्ष वहाँ प्रक्रिया पूरी हुई लॉर्ड आयरविन में, तो वहाँ से तुरंत पुलिस बल के आधार पे उस बॉडी को सब लोग यहाँ आना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे, उसके बजाय तुरंत उसको जबरदस्ती से एयरपोर्ट ले गए। तो इस सरकार की कार्रवाई का भी हम भर्त्सना करते हैं। दिस इज अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। दिस इज अगेन येट अनदर एडिंग rubbing in salt to the already injured psyche of the whole Telangana region. So this is betrayal and adding salt to the injury. और इसलिए हम भर्त्सना करते हैं। मेरे तरफ से ये 3 विषय थे। आपके मन में अगर कोई विषय बचा ही है तो पूछ सकते हो। हाँ, कोई तो पूछ ले। No, we are ready to touch every issue. The issue of the Karnataka Chief Minister was being named yet again in a corruption trial. Yet again? This time by Loka itself. No, yet again का जरा मुझे थोड़ा सा, yet again means तब कब हुआ, कहाँ हुआ? नहीं, पहले कब हुआ? पहले first when he was named. हाँ, there were allegations. Agreed. 1 minute. I'll come to that. See, I am very happy that you are so alert on this issue of Karnataka, and you should always be on the alert on the issue of corruption, always throughout the country. The issue is that the Karnataka so-called report by Lokayukta is yet to be presented.